हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन की सीरीज़ का ये चैप्टर 5 आज हम स्टार्ट करेंगे। इसे मैं पूरी हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि सभी बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है, पर मैं बोलती हूँ कि एनसीईआरटी के साथ साथ हमें एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी एक बार पढ़ के जाना चाहिए एग्ज़ाम के पहले, ताकि हम अच्छे से एग्ज़ाम में लिख सकें। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। सर, क्वेश्चन फर्स्ट इज मेंशन द एडवांटेजेस ऑफ सिलेक्टिंग पी प्लांट फॉर एक्सपेरिमेंट बाय मेंडल। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमें एडवांटेजेस बताने हैं पी प्लांट के, कि जो मेंडल था उसी ने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया उसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ठीक है, तो अब इसका आंसर होगा, देखिए ये हमारा आंसर है। आपको एज इट इज इसे याद करना है, और ऐसा कैसा अगर आप एग्जाम में लिखेंगे ना तो आपको फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो मैं इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ हिंदी में। ओके, सो इसका आंसर है Mendel selected pea plant to carry out his study on the inheritance of character from parents to offsprings। अब मेंडल ने पी प्लांट इसलिए सिलेक्ट किया था ताकि वो स्टडी कर सके इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। इसका मतलब ये है कि इनहेरिटेंस जो कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में आते हैं उसे हम बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो वो उस इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स को स्टडी करने के लिए उसने ये पी प्लांट का चूज किया था। अब ही सिलेक्ट पी प्लांट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। अब ऐसे कौन कौन से फीचर्स थे पी प्लांट के अंदर कि उसने मेंडल ने पी प्लांट को ही चूज किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम चार फीचर्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट फीचर क्या है, पी हैज मेनी विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स सच एज टॉल ड्वार्फ प्लांट, round and wrinkled seeds, green and yellow pods and purple white flowers etc। अब जो पी प्लांट था उसके अंदर विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, विजिबल मतलब कि जो हमें फिजिकली देख सकते हैं, ऐसे कैरेक्टर्स हम पी प्लांट के अंदर देख सकते हैं। जैसे कि कोई प्लांट है, पी का ही प्लांट है, वो टॉल दिखाई देगा या फिर ड्वार्फ दिखाई देगा, तो हम उसे देख के पता कर सकते हैं कि वो टॉल है या ड्वार्फ है। टॉल मतलब बड़ा और ड्वार्फ मतलब छोटा। ठीक है, राउंड एंड रिंकल्ड सीड, अब वो जो भी प्लांट है बड़ा या छोटा, अब उसके सीड्स जो है, जब हम सीड्स देखेंगे तो सीड्स राउंड यानी कि गोल है, या रिंकल्ड मतलब एकदम सुकड़े हुए, मतलब जिसके अंदर से बिल्कुल पानी नहीं होता है उसमें। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं रिंकल्ड सीड्स की। ठीक है, अब जैसे कि ग्रीन और येलो सीड्स, अब पी में दो तरह के सीड्स होते हैं, एक तो ग्रीन कलर के और येलो, और दूसरा उसके अंदर जो फ्लावर्स आते हैं पी प्लांट के अंदर वो पर्पल हो सकते हैं या वाइट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या थे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे जिसे हम देख के पता कर सकते हैं कि पी प्लांट जो है वो मतलब इनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम जज कर सकते हैं कि टॉल है, ड्वार्फ है, राउंड या रिंकल्ड सीड्स है, ग्रीन येलो पॉड्स है, पर्पल वाइट फ्लावर्स है। ठीक है, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हमें पी प्लांट के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम सेकंड पढ़ते हैं। सेकेंड फीचर है पी हैज बायसेक्सुअल फ्लावर्स एंड देयरफॉर अंडरगोज सेल्फ पॉलिनेशन इजीली। अब ये जो इसके पी के जो फ्लावर्स होते हैं वो बायसेक्सुअल होते हैं, मतलब जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट दोनों होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उसके अंदर क्या सेल्फ पॉलिनेशन इजीली हो जाता है। सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इन द सेम फ्लावर। इसे हम क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब एक ही फ्लावर के अंदर दोनों ही गैमीट से मेल और फीमेल, तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, हमें दूसरे फ्लावर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, Thus, pea plant produces offsprings with same trait generation from generation। ठीक है, तो इसीलिए पी प्लांट क्या ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस करता है उनके अंदर सेम ट्रेट्स आते हैं जनरेशन बाय जनरेशन, मतलब अगली जनरेशन तक सेम तरह के ट्रेट्स कैरी करते हैं वो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं थर्ड हम फीचर पढ़ते हैं। इन पी प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी इजीली अचीव्ड बाय इमेस्कुलेशन इन विच द स्टेमन ऑफ द फ्लावर इज रिमूव्ड विदाउट अफेक्टिंग द पिस्टल। अब जो पी प्लांट होता है उसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन भी इजीली हो पाता है। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन तो इजीली होता ही है, बट क्रॉस पॉलिनेशन भी इजीली होता है। कैसे होता है, बाय अचीविंग इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर हम जो स्टेमन होता है फ्लावर का उसे हम रिमूव कर देते हैं
हैं और उसके पिस्टल को बिल्कुल कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। तो जब हम स्टेमन ही हटा देंगे तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन तो हो ही नहीं पाएगा फ्लावर में, तो ऑटोमेटिकली फिर फ्लावर को क्रॉस पॉलिनेशन करना पड़ेगा, ठीक है, पॉलिनेशन के लिए। सो ये था हमारा थर्ड फीचर कि पी प्लांट क्यों चूज किया मेंडल ने, ठीक है। अब फोर्थ हम पढ़ते हैं, पी प्लांट हैज अ शॉर्ट लाइफ स्पैन एंड प्रोड्यूसेस मेनी सीड्स इन वन जनरेशन। अब जो पी प्लांट होता है उसका लाइफ स्पैन छोटा आता है, मतलब उसकी जो लाइफ होती है टोटल वो बहुत ही कम होती है, एंड प्रोड्यूसेस सीड्स इन वन जनरेशन, और वो एक ही जनरेशन के अंदर बहुत सारे सीड्स प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। तो एक ये भी कैरेक्टर था कि ताकि वो जल्दी जल्दी से एक के बाद एक जनरेशन वो मतलब स्टडी कर सके, इसीलिए उसका लाइफ स्पैन शॉर्ट होना जरूरी है, ठीक है। इसीलिए मेंडल ने पी प्लांट को चूज किया था उसके स्टडी के लिए। काय की स्टडी करी थी उसने? इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन बहुत क्लियरली समझ आ गया होगा। तब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Differentiate between the following: dominance and recessive, homozygous and heterozygous, monohybrid and dihybrid। ठीक है, तो सबसे पहला अब हम पढ़ते हैं डोमिनेंस एंड रेसेसिव के बीच में डिफरेंस। तो ये हमारा डोमिनेंस और रेसेसिव के बीच में डिफरेंस है, तो इसके हम पॉइंट वाइज डिफरेंसेस को मैं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है? द डोमिनेंट फैक्टर और अलील एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ रेसेसिव ट्रेट। मतलब जो डोमिनेंट फैक्टर है या फिर जो अलील एक्सप्रेसेस, अलील का जो एक्सप्रेस करता है वो उसके अंदर प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रेसेसिव ट्रेट्स होता है। मतलब कि वो ऐसा हो भी सकता है कि उसके अंदर रेसेसिव ट्रेट हो या फिर उसमें रेसेसिव ट्रेट ना हो, ठीक है। तो वो डोमिनेंट फैक्टर होगा, मतलब कि जो चीज़ डोमिनेट करे, जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो इसमें अगर हम डोमिनेंस की बात करें तो कैपिटल टी यहाँ पे डोमिनेंट है। कैपिटल टी क्या डिनोट कर रहा है कि वो प्लांट टॉल है, और स्मॉल टी डिनोट कर रहा है कि वो प्लांट शॉर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा होगा? टॉल वाला, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है? डोमिनेंस शो कर रहा है, ठीक है। और ये जो टी है, स्मॉल टी, ये शो कर रहा है कि वो रेसेसिव ट्रेट है। अगर डोमिनेंट ट्रेट होगा तो वो हमें शो होगा, और अगर ट्रेट रेसेसिव होगा तो वो हमें शो नहीं होगा, ठीक है, प्लांट के अंदर या फिर जो भी हमने लिए पर्टिकुलर चीज उसके अंदर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इसका पढ़ लेते हैं, रेसेसिव ट्रेट। द रेसेसिव ट्रेट इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली इन द एब्सेंस ऑफ अ डोमिनेंट ट्रेट। मतलब ये रेसेसिव ट्रेट जब ही एक्सप्रेस होगा जब डोमिनेंट ट्रेट नहीं होगा। जैसे कि हम बात कर रहे हैं स्मॉल टी की, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्मॉल टी क्या डिनोट कर रहा है कि वो प्लांट मतलब स्मॉल टी डिनोट कर रहा है ड्वार्फ प्लांट को। तो यहाँ पे कोई भी डोमिनेंट ट्रेट नहीं है, जैसे कि हमने पहले एग्जांपल देखा था इसमें डोमिनेंट क्या था? कैपिटल टी, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है? दोनों ही स्मॉल टी है, ठीक है। तो यहाँ पे एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट ट्रेट होने की वजह से वो जो ट्रेट होगा वो क्या कहलाएगा? रेसेसिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेसेसिव कहलाएगा, ओके। सॉरी, RECESSIVE, रेसेसिव ट्रेट, ओके। क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट ट्रेट है ही नहीं, तो वो क्या होगा? रेसेसिव होगा, ओके। अब हम नेक्स्ट डिफरेंस पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ टॉल प्लांट, राउंड सीड, वॉयलेट फ्लावर एक्सेट्रा आर डोमिनेंट ट्रेट्स इन पी प्लांट। जैसा कि मैंने टॉल प्लांट वाला एग्जाम्पल आपको बताया। अब इसी तरह से हम राउंड सीड्स भी ले सकते हैं, वॉयलेट फ्लावर। अगर यहाँ पे टॉल प्लांट, राउंड सीड, वॉयलेट है तो ये सारे क्या है? पी प्लांट के डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो हमें जब भी ये वाले कैरेक्टर देखने को मिले तो हमें पता चल जाएगा कि ये डोमिनेंट कैरेक्टर इसमें प्लांट ने शो किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं ड्वार्फ प्लांट, इसका रेसेसिव के एग्जांपल्स क्या है? ड्वार्फ प्लांट, रिंकल सीड्स, व्हाइट फ्लावर्स आर रेसेसिव ट्रेट्स इन पी प्लांट, ओके। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, ठीक है। अब होमो का मतलब ही क्या होता है? सेम, और हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। तो अब हम इसका पढ़ते हैं आंसर क्या है, ठीक है। इट कंटेन टू सिमिलर अलील्स फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट। अब अगर कोई सा भी एक ट्रेट है, मान लीजिए कोई सा टॉल या फिर ड्वार्फ प्लांट वाला ट्रेट लेते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है? दोनों अलील्स क्या होंगे? वो सिमिलर होंगे, ठीक है। जैसे कि हमने ले लिया कैपिटल टी। तो यहाँ पे कैपिटल टी क्या डिनोट कर रहा है? टॉल
ट्रेट मतलब टॉल प्लांट के को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, टॉल डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही जो अलील्स है, ये दोनों अलील्स क्या है, वो सिमिलर है, ठीक है, दैट इज कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। अब यहाँ पे हम ऐसा भी ले सकते थे कि स्मॉल टी ले लेते हैं, तो भी ये क्या कहलाता है, होमोजाइगस कहलाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों ही अलील्स क्या है, सिमिलर है, मतलब कि ड्वार्फ ट्रेट को डिनोट कर रहा है, ठीक है, स्मॉल टी। अब नेक्स्ट, इट कंटेन्स टू डिफरेंट अलील्स। हेट्रोजाइगस का क्या होगा, इट कंटेन्स टू डिफरेंट अलील्स फॉर पर्टिकुलर ट्रेट। जैसे कि मैं एग्जांपल समझाती हूँ, जैसे कि टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, तो यहाँ पे क्या है, दोनों ही अलील्स डिफरेंट है, ठीक है। एक टॉल प्लांट को डिनोट कर रहा है और दूसरा शॉर्ट प्लांट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, डिफरेंस क्या है। सेकंड, जीनोटाइप ऑफ होमोजाइगस पजेस ईदर डोमिनेंट और रेसेसिव और नेवर बोथ ऑफ द अलील्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल आर एंड स्मॉल आर। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको जैसे टॉल ट्रेट वाला मैंने समझाया, वैसे यहाँ पे राउंड एंड रिंकल्ड का एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कैपिटल आर है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों ही जो होमोजाइगस है ये। क्यों, क्योंकि ये जो कैपिटल आर है ये राउंड सीड्स को डिनोट कर रहा है, और स्मॉल आर है तो मतलब क्या, रिंकल्ड सीड्स है, दोनों अलील सेम है, तो ये क्या कहलाएगा, होमोजाइगस कहलाएगा, ठीक है। अब हम हेट्रोजाइगस पढ़ते हैं। हेट्रोजाइगस में जीनोटाइप ऑफ हेट्रोजाइगस पजेस बोथ डोमिनेंट एंड रेसेसिव अलील्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैपिटल आर, स्मॉल आर, जैसे कि मैंने आपको कैपिटल टी, स्मॉल टी का एग्जांपल समझाया, इसी तरह से राउंड एंड रिंकल्ड सीड वाला एग्जांपल ये है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका क्या होगा डिफरेंस, इट प्रोड्यूसेस ओनली वन टाइप ऑफ गैमीट। इसके ये क्या सिर्फ एक तरह का ही गैमीट प्रोड्यूस करता है, बल्कि जो हेट्रोजाइगस है इट प्रोड्यूसेस टू काइंड्स ऑफ गैमीट्स। ये क्या करता है, दो तरह के गैमीट्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, नेक्स्ट डिफरेंस पढ़ते हैं मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड के बीच में। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या होगा, मोनोहाइब्रिड इन्वॉल्व्स क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स विच डिफर इन ओनली वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। अब मोनोहाइब्रिड, मोनो का मतलब क्या होता है, वन, ठीक है, मतलब जिसके अंदर सिर्फ एक ही तरह का हाइब्रिड होगा, मोनोहाइब्रिड, जिसके अंदर जो पेरेंट्स होगा उनके बीच में क्रॉस होगा, मतलब क्रॉसिंग ओवर होगा, बट उसमें सिर्फ वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। मतलब या तो जैसे कि हम एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ले लेते हैं टॉल और ड्वार्फ प्लांट वाला, या फिर राउंड एंड रिंकल्ड वाला भी ले सकते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। अब सेकंड डाईहाइब्रिड, डाई का मतलब ही क्या होता है, टू, ठीक है। तो इसमें क्या होंगे, दो तरह के हाइब्रिड होंगे। डाईहाइब्रिड इन्वॉल्व्स क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स विच डिफर इन टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। अब जो डाईहाइब्रिड क्रॉस होता है वो पेरेंट्स के बीच में होता है, पर इसके अंदर हम दो तरह के कैरेक्टर्स को एक साथ लेते हैं, तो वो क्या होगा, जैसे कि हमने टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट वाला ले लिया, उसी के साथ राउंड एंड रिंकल्ड वाला भी ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आ गए, या फिर दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स हमने एक साथ लिए, तो इसे हम बोलेंगे डाईहाइब्रिड। अब हम आगे पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, ठीक है। तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मोनोहाइब्रिड क्या होता है, डाईहाइब्रिड क्या होता है। मोनोहाइब्रिड मतलब जिसमें हम सिर्फ एक ही पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पढ़ते हैं, और डाईहाइब्रिड में कोई से भी दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पढ़ते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, इसके मोनोहाइब्रिड का एग्जांपल क्या है, द क्रॉस बिटवीन टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर हमने क्रॉस पढ़ा टॉल और ड्वार्फ प्लांट के बीच में, तो वो क्या होगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एग्जांपल होगा, ठीक है। अब हम डाईहाइब्रिड का पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल द क्रॉस बिटवीन पी प्लांट हैविंग येलो रिंकल्ड सीड्स विद दोज हैविंग ग्रीन राउंड सीड्स इज अ डाईहाइब्रिड क्रॉस। अब जैसा कि मैंने बताया कि अगर हमने डाईहाइब्रिड का एग्जांपल पढ़ना है, तो उसमें हमने जो पी प्लांट लिया उसमें हमने येलो रिंकल्ड सीड्स लिए, मतलब इसमें दो कैरेक्टर्स एक साथ आ रहे हैं, देखिए येलो सीड, येलो भी है पर रिंकल्ड है, ठीक है, और दूसरी तरफ हम देखें सीड्स ग्रीन है पर राउंड भी है, तो यहाँ पे दो तरह के एक साथ कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, डाईहाइब्रिड क्रॉस होगा, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है,
ये जो सीरियल है इसका क्वेश्चंस का ही अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है। ओके, तो आप एज इट इज ऐसे कैसे याद कर सकते हो। और इसका पीडीएफ में आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी पीडीएफ की लिंक दे दूंगी। ओके, वहां जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अ डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म इज हेट्रोजाइगस फॉर 4 लोकाई। ठीक है, हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमीट्स कैन बी प्रोड्यूस। अब एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है जो कि हेट्रोजाइगस है जिसके 4 लोकाई है। ठीक है, अब हमें बताना है कि उसमें कितने नंबर ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अब हम पढ़ लेते हैं लोकाई क्या होता है। सबसे पहले लोकाई को हम क्या बोलते हैं, लोकस बोलते हैं। लोकस इज अ फिक्स्ड पोजीशन ऑन अ क्रोमोसोम, मतलब कोई सा भी एक क्रोमोसोम है, इस तरह से क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है, वहां पे कोई सा भी एक फिक्स्ड पोजीशन, उसको हम क्या बोलते हैं, लोकाई। लोकाई को हम ऐसा भी समझ सकते हैं लोकेशन से। ठीक है, विच इज ऑक्यूपाइड बाय सिंगल और मैनी और मोर जीन, मतलब जो एक पर्टिकुलर लोकेशन जहाँ जिसको कोई एक सिंगल या फिर मोर देन 1 जीन ने ऑक्यूपाई कर रखा है, उसको क्या बोलेंगे, हम लोकस बोलेंगे। ठीक है, हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिजम्स कंटेन डिफरेंट अलील्स फॉर एन एलिलिक पेयर। ठीक है, जो हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म होता है, जैसा कि हमने हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस के बीच में डिफरेंस पढ़ा, तो हेट्रोजाइगस के अंदर मोर देन 2 टाइप्स ऑफ अलील्स होते हैं। ठीक है, मतलब डिफरेंट अलील्स होते हैं फॉर डिफरेंट एलिलिक पेयर्स। ठीक है, हेंस डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म विथ इट्स हेट्रोजाइगस हैज 4 लोकाई। ठीक है, तो कोई डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है जो कि हेट्रोजाइगस है, मतलब 2 अलग अलग तरह के उसके अंदर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स है। ठीक है, तो उसके अंदर 4 लोकेशंस है। ठीक है, विच हैव 4 डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, ऑब्वियसली अब यहाँ पे हेट्रोजाइगस है तो उसके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स भी डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पे कितने कैरेक्टर्स हो जाएंगे, यहाँ पे 4, क्योंकि 4 लोकेशंस है। ठीक है, और हर एक लोकेशन अलग अलग जीन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, एट 4 डिफरेंट लोकाई। आ गई ये लाइन समझ। देखो एक बार और बताती हूँ। हेंस अ डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म विच इज हेट्रोजाइगस, एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। डिप्लॉइड मतलब जिसके अंदर दोनों मतलब प्लॉइडी मतलब मेल गैमीट भी है और फीमेल गैमीट भी है। ठीक है, वो क्या है, हेट्रोजाइगस है, मतलब कि उसके अंदर मोर देन 1 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। अब उसके अंदर 4 लोकाई है, मतलब 4 लोकस है। ठीक है, तो 4 लोकस है तो ऑब्वियसली वहां पे 4 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होंगे डिफरेंट लोकाई पे, मतलब हर एक लोकाई पे अलग तरह का ट्रेट होगा। तो इस तरह से कितने 4 ट्रेट्स होंगे। ठीक है, ट्रेट्स को मैं कैरेक्टर्स और ट्रेट्स मतलब दोनों सिमिलर ही होते हैं। ठीक है, मतलब सिनोनिम में एक दूसरे के। अब इसका एग्जांपल पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ एन ऑर्गेनिज्म इज हेट्रोजाइगस एट 4 लोकाई, ठीक है, विथ 4 कैरेक्टर्स, से ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी एंड कैपिटल डी स्मॉल डी, देन ड्यूरिंग द meiosis it will segregate to form 8 separate gametes। अब जैसा कि मैंने आपको बताया हेट्रोजाइगस, तो यहाँ पे आप ट्रेड्स भी देख सकते हैं, दोनों डिफरेंट है। कैपिटल है स्मॉल है, कैपिटल है डोमिनेंस को शो कर रहा है और स्मॉल है रेसेसिव ट्रेड को शो कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से बी सी सी और डी डी में भी यही है। तो जब इसके अंदर मियोसिस होगा, मियोसिस क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है। ठीक है, तो इट विल सेग्रीगेट, तो ये क्या मियोसिस होने की वजह से ये 8 सेपरेट गैमीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आप इसमें डायग्राम में देख सकते हैं, ये देखिए डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म था। ठीक है, उसके अंदर ये 4 तरह के डिफरेंट कैरेक्टर्स एक क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट थे। ठीक है, तो ये जब इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ गैमीट्स इंक्रीज हो जाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 16 डिफरेंट गैमीट्स में ये डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, कैसे होंगे, जैसे कि ए है, ए 2 में डिवाइड होगा, फिर स्मॉल ए भी 2 में डिवाइड होगा, ये भी 2 में डिवाइड होगा, तो इस तरह से टोटल कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डोमिनेंस यूजिंग मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सप्लेन करना है बाय यूजिंग मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड आई होप आपको क्लियर है। ठीक है, अब नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर होगा
Mendel's law of dominance states that dominant allele expresses itself in a monohybrid cross and suppresses the expressions of recessive alleles. However, this recessive alleles for the character is not lost and remains hidden or marked as the progenies as F1 generation and reappears in the next generation. ठीक है, तो मैं इसे आपको इस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ. ठीक है, ये डायग्राम नहीं, क्रॉस है. ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं. मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन राउंड एंड रिंकल्ड पी सीड्स. ठीक है, यहाँ पे पी प्लांट की बात की गई है. तो सबसे पहले हम इसका क्रॉस बनाने के लिए हम क्या लिखते हैं? वो सबसे ऊपर लिखते हैं पेरेंट्स. ठीक है, ये पेरेंट्स में क्या होगा? राउंड सीड्स के लिए कैपिटल आर लिखेंगे और रिंकल्ड सीड्स के लिए लिखेंगे स्मॉल आर. ठीक है, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट जनरेशन की प्रोजेनी शो करनी है. तो फर्स्ट जनरेशन में क्या होगा? यहाँ पे फर्स्ट 4 तरह के सीड्स बनेंगे. एक तो राउंड सीड्स, मतलब चारों ही क्या बनेंगे? राउंड सीड्स बनेंगे. ठीक है, तो उसको राउंड सीड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कैपिटल आर क्या डोमिनेंस शो कर रहा है. कैपिटल आर क्या डिनोट कर रहा है? राउंड सीड्स को. और स्मॉल आर क्या डिनोट कर रहा है? रिंकल्ड सीड्स को. तो यहाँ पे डोमिनेंट क्या है? कैपिटल आर है. तो सीड्स कैसे होंगे? राउंड होंगे. ठीक है, तो राउंड सीड्स के हमें 4 राउंड सीड मिले. अब हमने जब सेल्फिंग करवाई, मतलब कि सेल्फ पॉलिनेशन करवाया F1 जनरेशन के अंदर, तो क्या होगा? जो राउंड सीड थे, इनके अंदर क्रॉसिंग ओवर हुआ, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन हुआ. तो जो F2 जनरेशन, ठीक है, फीलियल जनरेशन सेकेंड बनी, तो उसमें क्या होगा कि 3 तो राउंड सीड्स बनेंगे पर 1 रिंकल्ड सीड्स बनेगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैपिटल है, तो डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है? राउंड, तो राउंड सीड्स होंगे. यहाँ पे भी डोमिनेंट कैरेक्टर राउंड है, तो राउंड सीड्स होंगे. पर यहाँ पे स्मॉल आर है, यहाँ पे कोई भी डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं है. तो डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं होने की वजह से यहाँ पे रेसेसिव ट्रेट शो हो रहा है. तो रेसेसिव ट्रेट क्या है? रिंकल्ड सीड्स. ठीक है, तो एक क्या बनेगा? यहाँ पे रिंकल्ड सीड बनेगा. तो यहाँ पे रेशो क्या आया? 3:1 का. क्यों? क्योंकि 3 तो राउंड सीड्स बने पर एक तो रिंकल्ड सीड बना ना, इसीलिए यहाँ पे रेशो क्या हुआ? 3:1. तो ये जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, इसका रेशो आया 3:1. ठीक है, तो ये क्या था? हमने क्या पढ़ा यहाँ पे? लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा. क्यों? देखा यहाँ पे जो डोमिनेंस क्या था? यहाँ पे राउंड सीड्स का था. तो ये इस तरह से डोमिनेंस शो होता है. ठीक है, F1 जनरेशन में भी और F2 जनरेशन में भी. ठीक है, और रेशियो क्या आया? 3:1. तो आप यहाँ पे ये पूरा ये पैराग्राफ पढ़ सकते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा. ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? व्हाट इज अ टेस्ट क्रॉस? टेस्ट क्रॉस क्या होता है? टेस्ट क्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म विथ अननोन जीनोटाइप एंड अ रेसेसिव पेरेंट. अब टेस्ट क्रॉस क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म में होता है जिनका जो जीनोटाइप होता है वो अननोन होता है, मतलब हमें पता नहीं होता है, और उनके अंदर रेसेसिव पेरेंट्स होते हैं. ठीक है, मतलब दोनों ही जो कैरेक्टर शो हो रहे हैं वो रेसेसिव हो रहे हैं. ठीक है, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर द इंडिविजुअल इज होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस फॉर अ ट्रेट. तो ये हमें ये क्या डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है ये वाला क्रॉस? ताकि हमें पता चल जाए कि जो इंडिविजुअल है वो होमोजाइगस ट्रेट शो कर रहा है या फिर हेटेरोजाइगस ट्रेट शो कर रहा है. ठीक है, हेटेरोजाइगस है कि होमोजाइगस है. ठीक है, इफ द प्रोजेनी इज प्रोड्यूस्ड बाय अ टेस्ट क्रॉस शोज 50% डोमिनेंट कैरेक्टर एंड 50% रेसेसिव कैरेक्टर, देन द अननोन इंडिविजुअल इज हेटेरोजाइगस फॉर अ ट्रेट. अब अगर यहाँ पे कोई सी प्रोजेनी है, ठीक है, जिसका हमने टेस्ट क्रॉस देखा, अब उसका टेस्ट क्रॉस बनाने के बाद हमें 50% तो डोमिनेंट ट्रेट शो हुआ, यानी कि हमने जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में देखा, तो यहाँ पे 2 तो राउंड वाले डोमिनेंट, 2 राउंड सीड्स हुए और 2 क्या हुआ? रिंकल सीड्स हुए. तो यहाँ पे क्या 50-50% का रेशियो है. तो जब ऐसा होगा तो ये जो द अननोन इंडिविजुअल जो होगा वो क्या होगा? हेटेरोजाइगस होगा. ठीक है, जो हमारा जो प्रोजेनी बनेगी वो क्या होगी? हेटेरोजाइगस आएगी. ठीक है, ऑन द अदर हैंड द प्रोजेनी प्रोड्यूस्ड शोज डोमिनेंट ट्रेट, देन द अननोन इंडिविजुअल इज होमोजाइगस. अगर उसने प्रोजेनी जो बनाई उसमें सारे ही डोमिनेंट ट्रेट है, मतलब राउंड सीड, चारों ही राउंड सीड अगर हमें मिले, ठीक है, हमने जब क्रॉसिंग ओवर करवाया, तो जो अननोन इंडिविजुअल होगा वो होमोजाइगस ट्रेट का होगा. ठीक है, आई होप आपको ये टेस्ट क्रॉस
इसका एक्सप्लेनेशन समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया तो एक बार और वीडियो का आप पीछे जाके देख सकते हैं। अब देखो जैसे कि यहाँ पे टेस्ट क्रॉस शो किया गया है बिटवीन होमोजाइगस अननोन इंडिविजुअल एंड हेट्रोजाइगस रेसेसिव इंडिविजुअल। ठीक है, देखो यहाँ पे होमोजाइगस क्यों बोला है, क्योंकि दोनों ही कैपिटल आर है, दोनों ही सेम ट्रेट्स है। और यहाँ पे होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस है, क्यों, क्योंकि इसमें भी दोनों सिमिलर ट्रेट्स है, स्मॉल आर। कैपिटल आर क्या है, अननोन इंडिविजुअल है। ठीक है, पर होमोजाइगस है। ठीक है, तो इसके जब हम पेरेंट्स, ये क्या है, पेरेंट्स बन गए, देन हम बनाएंगे इनके गैमीट्स। तो इसको अपन ने चारों को सेपरेट करके लिख दिया। ठीक है, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ठीक है, तो जब इसके अंदर हमने क्रॉसिंग ओवर करवाई तो यहाँ पे F1 जनरेशन जो बनेगी उसमें क्या सारे ही मतलब एक कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, मतलब कि सारे ही हमें क्या मिलेंगे, राउंड सीड्स मिलेंगे। क्यों, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है, राउंड है। ठीक है, रिंकल्ड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रेशो क्या मिलेगा, 1:1:1:1 का रेशो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा टेस्ट क्रॉस था बिटवीन होमोजाइगस इंडिविजुअल। ठीक है, जिसमें होमोजाइगस क्या है, अननोन है। ठीक है, और होमोजाइगस रेसेसिव इंडिविजुअल, ये होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल है और ये होमोजाइगस रेसेसिव इंडिविजुअल है इधर वाला। ठीक है, स्मॉल आर। तो आई होप ये आपको टेस्ट क्रॉस समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टेस्ट क्रॉस देखते हैं। टेस्ट क्रॉस बिटवीन होमोजाइगस अननोन इंडिविजुअल एंड होमोजाइगस रेसेसिव इंडिविजुअल। हम यहाँ पे हेट्रोजाइगस आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हेट्रोजाइगस अननोन इंडिविजुअल है। ठीक है, ये हेट्रोजाइगस अननोन इंडिविजुअल है। हेट्रोजाइगस क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे एक कैपिटल आर है और दूसरा स्मॉल आर है। ठीक है, तो दोनों कैरेक्टर्स डिफरेंट है, इसीलिए यहाँ पे इसे हेट्रोजाइगस बोला है। अब हेट्रोजाइगस का जब हम होमोजाइगस के साथ क्रॉस करवाते हैं, होमो मीन्स सेम ट्रेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसके गैमीट्स बनाए तो चारों को अलग अलग लिख दिया। ठीक है, इसमें जब हमने क्रॉसिंग ओवर करवाई तो फर्स्ट जनरेशन में हमें क्या क्या मिलेगा, फर्स्ट जनरेशन में हमें मिलेंगे एक तो राउंड सीड मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा, रिंकल सीड मिलेगा। तो यहाँ पे रेशियो क्या आएगा, 1:1 का रेशियो आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्रॉस था बिटवीन हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, यहाँ पे हेट्रोजाइगस आएगा। ओके, होमोजाइगस नहीं आएगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, यूजिंग अ प्यूनिट स्क्वायर वर्क आउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ phenotypic features in the first filial generation after a cross between homozygous female and a heterozygous male for a single locus। ठीक है, अब यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब हम डायरेक्ट प्यूनिट स्क्वायर की तरफ जाते हैं। प्यूनिट स्क्वायर देखिए मैं बताती हूँ कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पे हमने पेरेंट्स लिए हैं, एक तो हेटरोजाइगस मेल लिया है, एक तो हमने हेट्रोजाइगस मेल लिया है और एक होमोजाइगस फीमेल लिया है। ठीक है, हेट्रोजाइगस मेल को हमने कैपिटल बी स्मॉल बी से डिनोट किया है और होमोजाइगस फीमेल को स्मॉल बी से किया है। तब हम इसके गैमीट्स बना लेंगे। ठीक है, चारों को सेपरेट करके लिख देंगे, कैपिटल बी और स्मॉल बी। ठीक है, तो इसका प्यूनिट स्क्वायर इस तरह से बनेगा। देखिए, अब हम यहाँ पे जो है ना कैपिटल बी, सबसे पहले हमारा जो कैरेक्टर्स था वो यहाँ पे गैमीट्स को इस तरह से जमा देंगे। पहले इधर जमाएंगे और फिर दूसरी तरफ इधर जमाएंगे। तो सबसे पहला अब कैपिटल बी, देन स्मॉल बी। ठीक है, तो जब हम इसके क्रॉसिंग ओवर करवाएंगे तो कैसे बनेगा, जैसे कि ये वाला कैपिटल बी फिर ये स्मॉल बी। ठीक है, हम यहाँ पे कैपिटल बी और यहाँ पे स्मॉल बी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हम चारों बॉक्स में लिख देंगे। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्यूनिट स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने F1 जनरेशन निकाली तो हमें क्या पता चला कि जो ब्लैक कोट और व्हाइट कोट, ठीक है, जो ब्लैक कोट थे यानी कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर था ब्लैक कोट वाला, तो उसमें कितने 2 आए हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 डोमिनेंट कैरेक्टर है ब्लैक कोट वाले और व्हाइट कैरेक्टर वाले रेसेसिव 2 है। तो यहाँ पे 2:2 का रेशियो आ गया। तो हमने यहाँ पे बना दिया प्यूनिट स्क्वायर और इसकी F1 जनरेशन जो हमें बतानी थी वो भी हमने बता दी। F1 जनरेशन का रेशियो क्या आया, ब्लैक कोट इस व्हाइट कोट का रेशियो 2:2। ठीक है, इस तरह से आपको एग्जाम में पूरा ये प्यूनिट स्क्वायर बनाना है सिस्टमेटिकली। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने गैमीट्स
पहले बना दिए, फिर पेरेंट्स लिख दिया, बिल्कुल प्रॉपर। सबसे पहले आएगा पेरेंट्स, पेरेंट्स लिखेंगे हेट्रोजाइगस मेल एंड होमोजाइगस फीमेल, फिर लिखेंगे गैमीट्स। इस तरह से चारों सेपरेट गैमीट्स बनाएंगे, फिर इसका प्यूनेट स्क्वायर बनाएंगे, क्रॉसिंग ओवर शो करेंगे, फिर इसका F1 जनरेशन लिखेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। When a cross is made between tall plant with yellow seeds, ठीक है, जैसे कि कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल Y स्मॉल y, एंड अ टॉल प्लांट विद ग्रीन सीड्स, जैसे कि कैपिटल T स्मॉल t एंड कैपिटल Y स्मॉल y, what proportion of a phenotype in the offspring could be expected to be tall and green and dwarf and green? ठीक है, तो इसका आंसर है, देखिए अब हमें इसे प्यूनेट स्क्वायर बना के इसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द क्रॉस बिटवीन, यहाँ पे इसका डायरेक्ट आंसर दे रखा है, बाकी हम इसे देखते हैं। ठीक है, टॉल एंड ग्रीन के लिए देखते हैं सबसे पहले। देखिए सबसे पहले टॉल येलो सीड प्लांट, यहाँ पे से इस तरह से डिनोट करेंगे, फिर इसके गैमीट्स लिख देंगे। फिर जैसे मैंने आपको इसके पहले में बताया था कि किस तरह से हमें प्यूनेट स्क्वायर बनाना है, तो इस तरह से हम प्यूनेट स्क्वायर बना देंगे। सबसे पहले जो डोमिनेंट ट्रेट्स है वो लिखाते हैं और फिर रेसिव ट्रेट्स लिखाते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल T और कैपिटल Y स्मॉल y, ये यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, ये इसको क्रॉस करवाना है, फिर इसको क्रॉस करवाना है, फिर इसको क्रॉस करवाना है, इसी तरह से इसको देन दिस। तो इस तरह से हमें पूरा प्यूनेट स्क्वायर बनाना है। तो हमारा जो फिनोटाइपिक रेशियो आएगा, ग्रीन टॉल एंड ग्रीन का 3 आएगा और ड्वार्फ एंड ग्रीन का क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो आप इसे प्रैक्टिस करेंगे जब आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। टू होमोजाइगस पेरेंट्स आर क्रॉस्ड। ठीक है, दो होमोजाइगस पेरेंट्स का जब हमने क्रॉस करवाया, इफ टू लोकाई आर लिंक्ड विथ व्हाट वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फिनोटाइपिक फीचर्स इन F1 जनरेशन फॉर द हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अब इसमें बोला है कि दो हेट्रोजाइगस पेरेंट्स हैं जिसे हमने क्रॉस करवाया, उनकी जो दो लोकेशंस थी उनमें जो डिस्ट्रीब्यूशन था फिनोटाइपिक रेशियो का F1 जनरेशन में फॉर अ हाइब्रिड क्रॉस, तो हमें इसको क्या करना है, शो करना है। तो ये आपका आंसर यहाँ पे दे रखा है। देखिए, लिंकेज इज डिफाइंड एज द कोएग्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर जीन इन द सेम क्रोमोसोम। अब जो लिंकेज होता है, लिंकेज क्या होता है, कोएग्जिस्टेंस मतलब प्रेजेंस होना, एग्जिस्टेंस होना। ठीक है, किसका, 2 या 2 से ज्यादा जीन्स का सेम क्रोमोसोम पे जब एग्जिस्टेंस होगा तो उसे हम बोलेंगे कोएग्जिस्टेंस, और इस टर्म को क्या बोला जाएगा, इस प्रोसेस को बोलेंगे लिंकेज। ठीक है, इफ द जीन इज सिचुएटेड ऑन सेम क्रोमोसोम्स, अगर किसी सेम क्रोमोसोम में वो जीन सिचुएटेड है एंड लाइज क्लोज टू ईच अदर, और बहुत ही पास में प्रेजेंट है दोनों जीन, ठीक है, देन दे आर इनहेरिटेड टुगेदर एंड आर सेड टू बी लिंक्ड जीन्स, और वो एक साथ ही इनहेरिट हुए हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, लिंक्ड जीन बोलेंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल क्या है, क्रॉस बिटवीन येलो बॉडी एंड व्हाइट आई and a wild type parent in a Drosophila will produce wild type and yellow white progeny। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रोसोफिलिया का एग्जाम्पल दे रखा है, इट इज बिकॉज येलो बॉडीज एंड व्हाइट आइड जीन्स आर लिंक्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो दो कैरेक्टर्स थे येलो बॉडी और व्हाइट आई का, तो उनके जीन्स जो थे वो बहुत ही पास में प्रेजेंट थे और सेम क्रोमोसोम में प्रेजेंट थे, तो इसीलिए हमने उसे क्या बोला, लिंक्ड जीन बोला। देयरफॉर दे आर इनहेरिटेड टुगेदर इन द प्रोजेनी, और वो दोनों ने एक साथ ही इनहेरिट किया उसकी प्रोजेनी के अंदर। ठीक है, देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं ये एनसीईआरटी में भी ये वाला शो किया गया है, ये वाला क्रॉस। ठीक है, यहाँ पे पेरेंट शो किया है, देन इसका F1 जनरेशन शो किया है, देन F2 जनरेशन। इसे आप PDF में अच्छे से स्टडी कर सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, ये ड्रोसोफिलिया का एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, ब्रीफली मेंशन द कंट्रीब्यूशन ऑफ TH मॉर्गन इन जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स में TH मॉर्गन का क्या कंट्रीब्यूशन था, तो जो TH मॉर्गन थे, मॉर्गन्स वर्क इज बेस्ड ऑन अ फ्रूट लाइस, इसने फ्रूट लाइस पे स्टडी किया था। ठीक है, कौन सी फ्लाइज पे, फ्लाइज का नाम क्या था, ड्रोसोफिलिया
मिलेनोगैस्टर, ड्रोसोफिलिया मिलेनोगैस्टर, ठीक है। ही फॉर्मुलेटेड द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज, इन्होंने क्या बताई थी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज बताई थी। ही डिफाइंड लिंकेज एज अ कोएग्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर जीन ऑन द सेम क्रोमोसोम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिंकेज क्या होता है, जब 2 या 2 से ज्यादा जीन्स का कोएग्जिस्टेंस हो किसी सेम क्रोमोसोम्स के अंदर, उसे हम बोलते हैं लिंकेज। एंड परफॉर्म द हाइब्रिड क्रॉस इन ड्रोसोफिलिया। अब इसके पहले एग्जांपल में हमने उसका हाइब्रिड क्रॉस देखा, किसका था वो, ड्रोसोफिलिया का था, ठीक है। टू शो दैट linked genes are inherited together and are located in X chromosome। तो जो linked, वो ड्रोसोफिलिया का हमने उसमें एग्जांपल देखा, उसमें क्या था कि जो linked genes थी वो उन्होंने एक साथ इनहेरिट किया और वो X क्रोमोसोम के ऊपर जाके लोकेट हो गई, ठीक है। This experiment have also proved the tightly linked genes show very low combination while loosely linked genes show high combination। जो tightly linked genes होती है उनका low combination बनता है, और जो loosely linked gene होती है, जो loosely मतलब दूर दूर प्रेजेंट होती है, उनका हाई कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो ये जो था, ये पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन था TH मॉर्गन का जेनेटिक्स के अंदर, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस, सजेस्ट हाउ सच एन एनालिसिस कैन बी यूजफुल। अब जो पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है और उसका हमें बताना है, सजेस्ट हाउ सच एन एनालिसिस कैन बी यूजफुल, और वो किस तरह से यूजफुल है। पेडिग्री एनालिसिस इज अ रिकॉर्ड ऑफ अकरेंस ऑफ अ ट्रेट इन सेवरल जनरेशन ऑफ अ फैमिली। पेडिग्री एनालिसिस में क्या होता है, रिकॉर्ड होता है जो ट्रेट्स अकर होते हैं सेवरल जनरेशन, मतलब जनरेशन बाय जनरेशन जो अलग अलग ट्रेट्स होते हैं उसका किसी भी एक फैमिली के, तो उसका क्या होता है, रिकॉर्ड होता है, उससे हम क्या बोलते हैं, पेडिग्री एनालिसिस। एनालिसिस मतलब कि हमें पूरा जांच पड़ताल करके उस का वो कंक्लूजन निकालना, एनालाइज करना, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आर हेरिटेबल इन फैमिली। फॉर एग्जाम्पल आई कलर, स्किन कलर, हेयर फॉर्म एंड कलर, हेयर का फॉर्म और उसका कलर, एंड अदर फेशियल कैरेक्टर्स। जैसा कि हम हमारे ह्यूमन बींग्स में भी देखते हैं, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारी जो आईज का कलर, स्किन का कलर, हेयर का कलर, या फिर हेयर का फॉर्म या फिर कलर, तो ये हमारे पेरेंट्स के ऊपर जाता है, ठीक है। ये ट्रेट्स हम हमारे पेरेंट्स से लेते हैं। जैसे कि अगर कोई पेरेंट है, उसमें जो मदर है उनकी आईज ब्लू है, तो ऐसा हो सकता है कि उनका जो चाइल्ड होगा उसकी भी आईज ब्लू हो, या फिर कोई मेल है, मतलब फादर है, उनके बाल कर्ली ब्राउन है, ठीक है। तो हो सकता है कि उनका जो बेटा हो या बेटी हो उसके कर्ली ब्राउन हेयर्स हो, ठीक है। तो इस तरह के हमारे कैरेक्टर्स अलग अलग कैरेक्टर्स की स्टडी की जाती है। Along with these characters, there are other genetic disorders such as Mendelian disorders that are inherited in the family, ठीक है। तो इन फीचर्स को छोड़ के दूसरे जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं, जैसे कि मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि फैमिलीज में इनहेरिट होते हैं, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है, जनरेशन बाय जनरेशन। हेंस बाय यूजिंग पेडिग्री एनालिसिस फॉर द स्टडी ऑफ स्पेसिफिक, तो पेडिग्री एनालिसिस से हम स्पेसिफिक कैरेक्टर या फिर डिसऑर्डर को स्टडी करते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, ठीक है, कि इस जनरेशन में ये ट्रेट्स है, अगली जनरेशन में ये आए, फिर उसकी अगली जनरेशन में ये आए, इस तरह से अलग अलग जनरेशन में स्टडी की जाती है। तो इस एनालिसिस को क्या बोलते हैं, पेडिग्री एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। इट इज पॉसिबल टू ट्रेस द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। इन दिस एनालिसिस द इनहेरिटेंस ऑफ अ ट्रेट इज रिप्रेजेंटेड एज अ ट्री, ठीक है, ट्री के बेसिस पे ये ट्री के तौर पे भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कॉल्ड फैमिली ट्री। जैसा कि हमने बचपन में फैमिली ट्री बनाते थे कि नहीं, इस तरह से ये अलग अलग कैरेक्टर्स की ट्री बनती है जिसे हम बोलते हैं फैमिली ट्री, ठीक है। जेनेटिक काउंसलर्स यूज पेडिग्री चार्ट फॉर एनालिसिस ऑफ सिकल सेल अनीमिया, ये एक डिजीज का नाम है, ठीक है, एंड अदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन फ्यूचर जनरेशंस। तो इस तरह से जो बहुत सारी जो इट इज़ यूजफुल इन प्रेजेंटिंग
कुछ गड़बड़ हो गई। द जेनेटिक काउंसलर्स जो होते हैं वो पेडिग्री चार्ट बनाते हैं फॉर द एनालिसिस ऑफ वेरियस ट्रेट्स एंड डिजीजेस। वो जो काउंसलर्स होते हैं जेनेटिक काउंसलर्स, वो ऐसा पेडिग्री चार्ट बनाता है जिसके अंदर वो वेरियस ट्रेट्स और डिजीजेस जो फैमिली में होती है उनको क्या करते हैं, उसको देख के प्रिडिक्ट करते हैं जो इनहेरिटेंस पैटर्न होगा उसको, ठीक है, कि आने वाली जनरेशन में ऐसा हो सकता है। इट इज़ यूजफुल फॉर प्रिवेंटिंग, ये हम ऐसा पता करने के बाद हम प्रिवेंट कर सकते हैं बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स से, मतलब उससे बच सकते हैं, जैसे कि हीमोफीलिया से बच सकते हैं, सिकल सेल एनीमिया से बच सकते हैं, और दूसरे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो फ्यूचर जनरेशन में ना हो, इसका पता करने के लिए पेडिग्री एनालिसिस यूजफुल होते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया कि पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है और वो किस तरह से यूजफुल है, वो भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, आई होप आपको ये आंसर समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ठीक है, और जो आपको दूसरे चैप्टर्स के भी एनसीईआरटी सॉल्यूशन चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, आई विल ट्राई टू अपलोड इट सून। ओके, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या होता है, हाउ इज सेक्स डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग्स। अब किसी भी जो फीटस होता है, फीटस के बाद वो आगे जा करके एक बेबी बनाता है, तो वो जो होगा उसका डिटर्मिनेशन किस तरह से किया जाता है। ठीक है, बाय डिफरेंट टेक्निक्स, कि वो जो चाइल्ड है वो मेल होगा या फीमेल। ठीक है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरह से किया जाता है, तो देखिए इसको हम क्रॉस की मदद से समझ सकते हैं। ये पूरी थ्योरी यहाँ पे दे रखी है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसे पढ़ सकते हैं। मैं इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ डायरेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम क्रॉस बनाएंगे। तो यहाँ पे एक लिया हमने फादर, एक मदर। ठीक है, तो फादर के अंदर हमें पता है कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं, XY होता है, और फीमेल के अंदर, मदर के अंदर XX क्रोमोसोम होते हैं। तो जब हम इसका क्रॉस करवाएंगे, क्रॉसिंग ओवर होगा, तो XX बनेगा और XY बनेगा। तो अगर XX एक साथ फ्यूज हुआ, मतलब एक गैमीट था जो X कैरेक्टर था और दूसरा गैमीट के अंदर भी X क्रोमोसोम था, तो जो फ्यूजन के बाद जो बनेगा वो बनेगी डॉटर, मतलब डॉटर का बर्थ होगा। ठीक है, अब अगर एक गैमीट था जिसके अंदर स्पर्म के अंदर X था और ओवम के अंदर Y था, ठीक है, तो जब इन दोनों का फ्यूजन होगा तो सन बॉर्न होगा। ठीक है, इसी तरह से XX अगर दोनों गैमीट्स के अंदर X है तो वो डॉटर होगी, और अगर एक में X है और एक में Y है तो सन होगा। ठीक है, तो जैसा कि हम देख सकते हैं 50-50% का रेशियो होता है डॉटर के होने का या फिर सन के होने का। ठीक है, तो 50-50 का रेशियो यहाँ पे होता है। तो ये टोटली स्पर्म पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि स्पर्म क्या है, हेट्रोजाइगस है, क्योंकि यहाँ पे एक X है और एक Y है। ठीक है, तो यहाँ पे Y पे डिपेंड करता है कि सन होगा, या XY पे डिपेंड करता है कि अगर XX फ्यूज हुआ तो डॉटर और अगर XY फ्यूज हुआ तो सन। ठीक है, तो ये स्पर्म पे डिपेंड करता है, इसके लिए मदर रिस्पॉन्सिबल नहीं है चाइल्ड के सेक्स के ऊपर। ठीक है, कि क्या है उसका जेंडर। ठीक है, तो इसके लिए जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए और मदर को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानना चाहिए चाइल्ड के सेक्स मतलब जेंडर के लिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, अ चाइल्ड हैज ब्लड ग्रुप O इफ द फादर हैज ब्लड ग्रुप A एंड द मदर हैज ब्लड ग्रुप B, देन वर्क आउट द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट एंड द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ द अदर ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तब हमें अगर एक चाइल्ड है उसका ब्लड ग्रुप O है, ठीक है, उसके फादर का ब्लड ग्रुप A है, उसकी मदर का ब्लड ग्रुप O है, तो हमें इसके जीनोटाइप बताना है फिर पेरेंट्स का। ठीक है, एंड अ पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग का भी जीनोटाइप बताना है। ठीक है, तो देखिए अब हम यहाँ पे भी मैं आप ये थ्योरी पढ़ लीजिएगा, मैं डायरेक्ट इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ डायग्राम के मदद से। ठीक है, तो ये हमारा जो क्रॉस है, क्रॉस बिटवीन होमोजाइगस पेरेंट्स विच प्रोड्यूसेस प्रोजेनी विथ AA ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो ये जो फादर था उनका ब्लड ग्रुप A था, तो उसके जो वो मतलब IA टाइप ब्लड ग्रुप है, और मदर का क्या है IB टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप है। तो गैमीट्स क्या बनेंगे IA एंड IB। तो जो प्रोजेनी होगी तो उसमें प्रोजेनी यानी कि उसका जो चाइल्ड होगा उसके अंदर क्या कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा, IB वाला होगा। ठीक है, तो इससे क्या बोलेंगे, AB ब्लड ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं हेट्रोजाइगस पेरेंट। अगर पेरेंट्स के अंदर सिर्फ हेट्रोजाइगस मतलब IA और I है और मदर के अंदर IB और I है, ठीक है, तो ये I जो है ना वो O को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो यहाँ पे जो गैमीट्स बनेंगे वो IA बनेगा
और आई भी आई बनेगा। तो जो प्रोजेनी बनेगी उसमें आई भी बनेगा और एक आई बनेगा। तो आई क्या शो करता है कि ओ ब्लड ग्रुप को शो करता है, जैसा मैंने आपको बताया था, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल आई क्या करता है, ओ ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से इसका क्रॉस बनेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसकी थ्योरी पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। यहाँ पे पूरा जो मैंने एक्सप्लेन किया ना एज इट इज वही लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये अलील्स है, ठीक है। आई भी क्या है, अलील्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट ये है हमारा कोडोमिनेंस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऊपर वाली क्वेश्चंस में, तो आप इसे भी पढ़ लीजिएगा एक बार। जस्ट गो थ्रू इट, यू विल क्लियर ऑल दी डाउट्स, ओके। इस तरह से आप ये सारे देख लीजिएगा। पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है अब हम देखते हैं, ठीक है। और उसका एक एग्जाम्पल बताना है। अब पॉइंट म्यूटेशन इज द चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए बाय सब्स्टिट्यूशन, डिलीशन, इंसर्शन ऑफ अ सिंगल नाइट्रोजनस बेस। अब पॉइंट म्यूटेशन एक बहुत ही अलग ही प्रोसेस होती है, जिसके अंदर एक सिंगल जो बेस पेयर होता है डीएनए के अंदर अलग अलग बेस पेयरिंग होती है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, ठीक है। नहीं पढ़ा तो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। तो जैसे कि ये एक डीएनए है, डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं, यहाँ पे बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं दोनों साइड, ठीक है। ये बेस पेयर्स है। अब ये बेस पेयर्स क्या होते हैं, GC और AT, ठीक है। GC AT इस तरह के होते हैं, ठीक है। इस तरह से बेस पेयरिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं उसमें सब्स्टिट्यूशन, या तो कोई एक मतलब बेस पेयर हट के दूसरा लग जाए, या फिर डिलीशन हो जाए किसी बेस पेयर का, या फिर किसी एक सिंगल नाइट्रोजनस बेस का क्या हो, इंसर्शन, मतलब कि ऐड हो जाए उसके अंदर, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन, मतलब एक बिल्कुल छोटा सा म्यूटेशन यानी क्या होता है, चेंज। तो चेंज आएगा कब आएगा, जब नाइट्रोजनस बेस में या तो सब्स्टिट्यूशन हो जाए, डिलीशन हो जाए, या इंसर्शन हो जाए किसका, बेस नाइट्रोजनस बेसिस का, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इज सिकल सेल अनीमिया। बहुत कॉमन एग्जाम्पल है ये सिकल सेल अनीमिया का, पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है ये। इसके अंदर क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स म्यूटेशन ऑफ सिंगल बेस पेयर्स इन द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन पिगमेंट ऑफ द ब्लड। जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है ब्लड के अंदर, उसके अंदर जो बीटा ग्लोबिन जो पेयर होता है उसके अंदर म्यूटेशन होता है, ठीक है। तो ग्लूटामिक एसिड इज अ शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम in the short arm of chromosome 2 gets replaced by the valine in the 6th position। तो जो सेकेंड क्रोमोसोम के ऊपर क्या होता है, जो ग्लूटामिक एसिड होता है, वो ग्लूटामिक एसिड जो रिप्लेस हो जाता है वेलिन से, ठीक है, एट द 6th पोजीशन के ऊपर। तो ये चेंज होने की वजह से क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन आता है और इस डिजीज कॉज हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं सिकल सेल अनीमिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15th। हु हैड प्रपोज्ड द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को किसने प्रपोज किया था और कब किया था, ठीक है। तो सुटॉन एंड बॉवरी प्रपोज्ड द थ्योरी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। दे लिंक्ड द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स टू द क्रोमोसोम्स, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। मेंशन एनी 2 ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर्स विद सिम्टम्स। ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं, एक तो सिकल सेल अनीमिया जो कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, इसकी आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और एक होता है डाउन सिंड्रोम्स, ठीक है। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, डाउन सिंड्रोम इट इज द ऑटोसोमल डिसऑर्डर, दोनों ही ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, एंड इट इज कॉज्ड बाय द ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21। जो क्रोमोसोम 21 है उसमें ट्राइसोमी हो जाती है, ठीक है। तो इसे भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और कमेंट में आप कुछ भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।